हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो कि लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, उसका अगला टॉपिक। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो वहां पर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, राइट। और न्यूट्रिशन में हमने दो मोड्स पढ़े थे। पहला था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसको सब डिवीजन किया जाता है, इसका दो क्लासेस में या दो कैटेगरीज में इसको सब डिवाइड किया जाता है। पहली होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और दूसरी होती है आपकी कीमोसिंथेसिस, ठीक है। आज हम फोटोसिंथेसिस को फर्दर स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी है हमेशा। क्या बोलते हैं उस डेफिनेशन में? हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। यही डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। आज हम इसको एक लेवल अप करके पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के साथ। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे? इन दिस process plants utilize inorganic material and convert it into organic material like carbohydrate, ठीक है। अब कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन किया जाता है? तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं प्लांट्स, और किसकी और हेल्प लगती है? दे यूटिलाइज सनलाइट एनर्जी सोर्स का काम करता है इनके लिए। और किसकी प्रेजेंस में? एक पिगमेंट होता है। प्लांट्स आपने देखा है ग्रीन कलर के होते हैं ना, तो ग्रीन कलर क्यों होता है उनका विजिबल? क्योंकि उन प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और उस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें बदल जाएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, इसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यही रिएक्शन आपने इस बाकी क्लासेस में हमेशा देखते आए हो कि CO2 plus H2 in presence of sunlight, chlorophyll, it will convert into ग्लूकोज, है ना। छोटी क्लासेस में हम ग्लूकोज पढ़ के आते थे, बट ग्लूकोज है क्या बेसिकली? अगर हम उसका ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे तो एक टाइप का मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप का, जो कि एनर्जी सोर्स, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को ये भी लिख सकते हैं ना, शुगर, सिंपली जो हमारे साथ लिखते चले आए हैं, है ना, शुगर। और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, शुगर में भी कौन सी शुगर होती है मेनली? दैट इज प्योर ग्लूकोज,
शुगर में भी कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C6H12O6। ठीक है, तो एक बार मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक बार इस डेफिनेशन को, अगर हम डेफिनेशन को रिपीट करेंगे तो क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plant utilize inorganic material like carbon dioxide and water and convert it into organic material like carbohydrates। ठीक है, तो मैं इसी चीज को एक बार एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख देती हूँ। हमने क्या लिखा था प्रीवियसली? हमने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll will get converted into carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 एंड विद दिस और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एज एन बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है और सम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहां पर अगर हम इक्वेशन के बैलेंस होने की बात करें तो इक्वेशन अभी है ना बैलेंस नहीं है। अगर हम रिएक्शन फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर तो कार्बन के नंबर 6 है, बट यहाँ पर केवल एक कार्बन है। अभी क्या करें? तो हमें देखना होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। उसके साथ ही साथ में क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाते हैं। वाटर किस फॉर्म में रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये आपके में हमेशा एक ट्रिकी मतलब क्वेश्चन रहता है आपके एनसीईआरटी में कि ऑक्सीजन इज आइदर द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कभी भी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना तो मेन प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमेशा बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज आउट होता है। मतलब इसका कोई यूज नहीं है, बट क्योंकि हम यूज करते हैं इसका इसलिए हमें लगता है कि हाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। छोटी क्लासेस में ये हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है ना कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो होती है वो एज एन बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है और जो मेन प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का वो होता है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आई होप आपको यहाँ तक का ये समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन और उसका पूरा एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट इट डाउन। ना हमने पढ़ तो लिया कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, रिएक्शन के फॉर्म में तो कैसे कर रहे हैं। अब हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है आपका कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या एक्चुअली। अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो कोई तो प्लांट में ऐसी जगह होगी जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हो रही होगी। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये देखा था कि एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि पाया जाता है प्लांट्स में। अब हमें ये देखना है कि ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है और प्लांट्स में पर्टिकुलर किस लोकेशन पे पाया जाएगा। ठीक है, तो आपने जब सेल पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा है ना? क्लोरोप्लास्ट इज एन सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स chlorophyll and because of this chlorophyll green pigment the plants we are seeing they are green, मतलब ग्रीन कलर के हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसमें देखेंगे कि पर्टिकुलरली अभी क्लोरोप्लास्ट भी, अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो ये देखेंगे क्लोरोप्लास्ट भी पर्टिकुलरली किस जगह पे पाया जाता है। आप प्लांट्स देखते हो, आप देखते हो ना, पूरा प्लांट तो ग्रीन होता नहीं है। कौन सा पार्ट मेनली ग्रीन होता है प्लांट का? लीफ, है ना। तो हमें
लीफ का एक सेक्शन देखेंगे और फिर उसमें लोकेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगर हम एक लीफ, मान लो ये लीफ है, ठीक है, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे और फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो जब इसका सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे मतलब सेल्स दिखाई पड़ेंगी, सेलुलर अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, जिसमें क्या होता है सबसे बाहर की तरफ को आपको इस तरीके से एक सेल का अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लॉन्ग सेल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही सेल्स आपको लास्ट में एंड मतलब आउटर बाउंड्रीज में आपको इस तरीके की एक सेलुलर लेयर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, एक आउटर बाउंड्री में सेलुलर लेयर दिखाई पड़ेगी और ये जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, इसको आप नेम देते हो, इसको आप बोलते हो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अगर अंदर की बात करेंगे कि मैम ये तो आउटर बाउंड्री की सेल्स हो गई, और भी तो सेल्स होती होंगी, हाँ बिल्कुल होती हैं। उसके बाद ये जो एपिडर्मिस होती है, इसमें क्या होता है, दो ऊपर वाली एपिडर्मिस, ऊपर वाली जो सेल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। और नीचे साइड वाली जो एपिडर्मल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कौन सी अपर एपिडर्मिस है, कौन सी लोअर एपिडर्मिस है? तो आपने अगर लीफ को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आप देखोगे उसमें कि आप जब लीफ लेते हो तो उसका एक साइड कैसा होता है, स्मूथ होता है, काफी चिकना सरफेस होता है, और उसी को अगर पलट दोगे आप, दूसरा साइड देखोगे तो वो थोड़ा कैसा होता है, रफ होता है, थोड़ा खुरखुरा टाइप का, मतलब खुरदुरा टाइप का सरफेस रहेगा। ठीक, तो वही जो रफ सरफेस होता है, जब हम इसको सेक्शन काटेंगे और ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो जो रफ सरफेस साइड वाला जो सेल लाइनिंग होगा वो आपका एपिडर्मिस लोअर वाला होता है, और जो स्मूथ सरफेस वाला होता है वो अपर एपिडर्मिस होता है। ये तो एक टाइप का डिफरेंशिएशन होगा कि आपको पता चल जाएगा ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। एक और तरीका मेथड होता है इसको पहचानने का, कि जब आप स्लाइड देख रहे होते हो ना इसका सेक्शन का, तो अपर एपिडर्मिस में आपको ज्यादातर स्टोमेटा नहीं देखने को मिलेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं। स्टोमेटा पढ़ा है ना? स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो अभी ये देख लो कि लोअर एपिडर्मिस पे आपको इस तरीके से कुछ पोरस स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आगे बाद में पढ़ेंगे उसको। तो ये एक तरीका है कि आप अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उसके अलावा में दूसरे और भी सेलुलर अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें कुछ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स इस तरीके से अरेंज होंगी। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स अरेंज होती है। ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ एरिया होता है उसमें लूजली अरेंज्ड ओवल और स्फेरिकल सेल्स प्रेजेंट होंगी। लूजली अटैच्ड में क्यों बोल रही हूं? आप अगर यहां देखोगे, आप देखोगे सारी सेल्स बहुत पास पास अरेंज है, कोई आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है इसमें? नहीं। लेकिन यहां आप देख रहे हो, देखो इंटरसेल्युलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे इस तरीके से सेलुलर लूजली अटैच्ड आपको सेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पूरी जो सेल्स होती है एपिडर्मिस के अंदर वाली पूरी सेल्स को एक कॉमन टर्म दिया जाता है, कॉमनली इनको बोला जाता है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, ठीक है, या मीजोफिल लिख देंगे हम, केवल मीजोफिल सेल्स बोला जाता है। लेकिन आप ये तो देख रहे होंगे कि ये वाली थोड़ी अलग इनका मतलब स्ट्रक्चर टाइप है, और इसका थोड़ा देखने में मतलब विजुअल अलग है कि स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। तो इस मीजोफिल सेल्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं जो कि लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और कैसी है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, पास पास अरेंज है, तो इनको बोला जाता है पैलिशिएड। पैलिशिएड, ठीक है, पैलिशिएड लेयर। और ये वाली जो लूज है, ये आपको कुछ ऐसा रिजेंबलेंस दे रही है जैसे आप स्पॉन्ज यूज करते हो घर में, बर्तन मांजने, चाहे बर्तन साफ करती है ना मम्मी, तो वो स्पॉन्ज लेती है, वो थोड़ा ऐसा दिखता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें भी आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है,
तो मीजोफिल सेल्स डिवाइड होंगी दो टाइप की सेल्स में, एक है पैलिशेड सेल्स और एक है आपकी स्पॉन्जी सेल्स, या फिर लेयर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना था कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो सारी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो केवल और केवल मीजोफिल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में मतलब इस तरीके से सेल्स हैं ये, इनमें ये इस तरीके से आपको ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके स्पॉन्ज सेल्स में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही है तो मीजोफिल टाइप की सेल्स ना। इसके अलावा में जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने वाला, ओपनिंग ऑफ लीफ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स, उनमें भी स्टोमेटा आपको क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहां कहां हो गई लोकेशन क्लोरोप्लास्ट की, एक हो गया आपका पैलिशेड्स लेयर में, एक स्पॉन्जी लेयर में, या कॉमन टर्म हम बोल सकते हैं मीजोफिल सेल्स में हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा में, ठीक। इसके अलावा में आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा में एक और चीज, एक ना वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, वैक्सी मतलब मोम जैसी एक लेयर प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसको हम इस तरीके से, जो एपिडर्मिस होती है, दोनों अपर एपिडर्मल लेयर और लोअर एपिडर्मल लेयर, दोनों में इस तरीके से आपको एक वैक्सी लेयर देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों साइड पर आपको देखने को मिलेगी। बस इसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। जहां पर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं, मतलब जैसे हीट टेम्परेचर वाला जो एरिया होता है, वहां पर क्यूटिकल की लेयर थोड़ी मोटी हो जाती है, और जहां टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल होता है वहां पर ये क्यूटिकल की लेयर थोड़ी पतली होती है। वो क्या है, क्यों है, वो सारी चीजें जब हम आगे फर्दर अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे वहां क्लियर होती जाएगी। यहाँ पर आपको केवल क्या समझना है कि यहाँ पर आपको केवल क्या समझना है कि लीफ मतलब हमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखनी थी, वो हमने देख ली एनाटॉमी की हेल्प से। मतलब हमने लीफ का सेक्शन काटा, उसमें सेलुलर अरेंजमेंट देखा और देखा कि पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में होता है एक पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नेम पता है ना, सिंपल लर्न, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।